energy required to remove most loosely held outermost cell electron. सबसे लास्ट जो सेल है, सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे किसी भी मेटल में से अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है, तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी 1 और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर उसमें से फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस तरह से अगर सक्सेसिवली हमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 होगा। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? तो जो थर्ड एनर्जी है, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है? जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। सो थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल सकता एज कंपेयर टू सेकेंड, एंड सेकेंड इजीली नहीं निकल सकता एज कंपेयर टू फर्स्ट। सो ये एनर्जी का ट्रेंड याद रखो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होता है, ये आपको याद रखना है, और थर्ड सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। मतलब अगर किसी एटम का साइज बड़ा होगा या किसी आयन का साइज बड़ा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल पाएंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। सो इफ एटॉमिक साइज इज मोर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लेस। तो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? इनवर्सली रिलेटेड है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज इज इनवर्सली रिलेटेड। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ग्रुप में क्या होगा? हम जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ना, ग्रुप में नीचे जाने से साइज इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लो, हलीना की रफ से फरियाद, ये वाला। तो उसमें देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज डिक्रीज होगा। तो अगर साइज डिक्रीज होगा तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, इसलिए सीजियम में से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है। एंड व्हाट अबाउट पीरियड? अगर आप हॉरिजॉन्टली आगे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आगे जाएंगे तो क्या होगा? तो ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। बट ऐसा नहीं है ना, वो ट्रेंड देखो फॉलो नहीं हो रहा। लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन लिथियम के बाद बोरोन लिखा। तो ऐसा क्यों? उसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे? देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे? 1s2 2s2 2p1। तो मैंने आउटर मोस्ट सेल दिखाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है? आउटर मोस्ट सेल में से। सो आउटर मोस्ट सेल है 2s2 2p1, बट बेरिलियम में क्या है? 2s2। तो ये फुल फील्ड है और ये इनकम्प्लीटली फील्ड है। सो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। 2p में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है एज कम्पेयर टू 2s, क्योंकि ये फुल फील्ड है। सो इसलिए बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो उसमें भी नाइट्रोजन पहले होना चाहिए था, बाद में ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 2s2 2p4 है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट सेल का, और नाइट्रोजन का 2s2 2p3। इसका रीजन आपको याद आना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखो 2p में जो ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है और वो स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। लेकिन नाइट्रोजन में पहले से हाफ फील्ड है 2p3, मतलब पहले से हाफ फील्ड है, तो वो तो ज़्यादा स्टेबल है। सो
मोर स्टेबल, इसलिए नाइट्रोजन में से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड नहीं है। सो ये याद रखें। अब देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसका एग्जांपल ये है जो हमने पीरियड में लिया ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में क्या लिखोगे? सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सो इनवर्स रिलेशन है, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसका एग्जांपल देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट ऐसे 1 by 1 इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे और स्क्रीनिंग बढ़ेगा। स्क्रीनिंग कौन करता है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स। सो स्क्रीनिंग अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल पाएंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। याद रखो ये फ्रेंड। इसमें भी आप एग्जांपल इन ग्रुप वाला लिख सकते हो। ग्रुप में नीचे जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिट में रहने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी सेल, देन डी, देन एफ। तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा एस सबसेल का होगा और सबसे कम एफ का। मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली एफ में से निकलेंगे, फिर डी में से, फिर पी में से और फिर एस में से। तो अगर एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, पी में से कम एनर्जी देना पड़ेगा, डी में उससे भी कम एनर्जी देना पड़ेगा। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एसपीडीएफ में। ठीक है, एग्जांपल देख लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन अगर कंपेयर करें तो बेरिलियम ज़्यादा है, बोरॉन कम है। उसका रीज़न क्या है? बेरिलियम कंप्लीटली फिल्ड है और बोरॉन में 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब इस बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया? 2s2, और बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक ही बचा। ध्यान से देखो, बोरॉन में ये चला गया तो 2s2 बचा, और बेरिलियम में ये चला जाएगा तो 2s1 बचेगा। अब क्या होगा? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना है 2s में से जो कम्प्लीटली फिल्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलना है जो हाफ फिल्ड है। सो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, ये स्टेबल है इसलिए यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो पहले क्यों यहाँ से इजीली निकला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में था। पी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है एज कम्पेयर टू एस। पेनिट्रेशन पावर, ये आप समझो, इलेक्ट्रॉन पी में से इजीली निकलेगा एज कम्पेयर टू एस। ओके, अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये तो मैंने यहाँ पे भी समझा दिया कि हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसी तरह फुल फिल्ड भी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एल्यूमिनियम का है 13, मैग्नीशियम का है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इजीली निकल जाएगा, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। एल्यूमिनियम में है 283। 283 का मतलब क्या होता है? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s में और एक इलेक्ट्रॉन होगा p में। सो ये इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकलेगा। और मैग्नीशियम में है 282, मतलब s ऑर्बिटल में 2
हो गया फुल फिल्ड, है ना, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2-8। अब 2-8 मतलब नियॉन जैसा हो गया। तो नियॉन जैसा हो गया तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल सकता, तो उसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। Al प्लस उसमें 283 था, अब ये हो गया 282। सो ज़्यादा अनस्टेबल, मतलब इसकी कंपेयर में कैसा है, अनस्टेबल, बट मैग्नीशियम के कंपेयर में स्टेबल। क्योंकि मैग्नीशियम में आप देखो 281 हो गया, किसके जैसा, सोडियम जैसा मैग्नीशियम हो गया। सो 281 है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं और वो नियॉन जैसा बन जाएगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, Mg+ का। उसको हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो ट्रेंड चेंज होते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग थे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग है। इसके लिए आपको ये सारे जो मैंने फैक्टर्स दिखाए वो याद रखने होंगे। एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, penetration power, and the last one is half filled and full filled orbital, which is very important। क्योंकि कोई हाफ filled और फुल filled orbital अगर दिखती है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आप लर्न करो। एमसीक्यूज अगर यहाँ से पूछते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज ऑर्डर वाले होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अरेंज गिवन मेटल्स और आयंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो ऐसे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये याद रखते हो। तो अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पूछते हैं। तो पहला एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लो। 5d greater than 4d, 3d less than 4d, 4d is maybe equal to 5d and all। so all तो आ नहीं सकता क्योंकि दो ऑप्शंस अलग है। आप कैसे बोल सकते हो ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। सो ऑल तो कितने करना है। 5d greater than 4d मतलब 4d के बाद कौन आता है, 5d, एंड 4d greater than 3d मतलब 3d के बाद आता है 4d। सो ये है तो ऐसा है, 4d से 5d का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, और इसमें भी वैसा ही लिखा है, 3d की कंपेयर में 4d का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। सो अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, दो ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकते हैं, ये और ये दिखता तो एक जैसा है, 4d greater than 3d, वैसे ही 5d greater than 4d। सो कुछ स्टूडेंट्स ये टिक करके आते हैं और वहीं हो जाते हैं गलत। याद रखिए आपका करेक्ट आंसर है ये। अब बोलेंगे सर 5d greater than 4d है तो 4d greater than 3d भी करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान रखो। मैंने आपको एटॉमिक साइज में एक टर्म समझाया था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, 4d में स्टार्ट नहीं होता, कहाँ से स्टार्ट होता है, 5d से। यहाँ से लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो एटॉमिक रेडियस कैसा होगा, कम होगा, है ना, साइज डिक्रीज होगा। तो साइज डिक्रीज होगा इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा। सो याद रखिए, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 5d इज ग्रेटर देन 4d। अब देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज करेक्ट। इसके लिए अब आप ऐसे याद रखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो उसमें आउटर मोस्ट में होंगे 2s2 2p2। फ्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर 7 है तो 2s2 2p, बोलो कितने होंगे इसमें, 5। इसी तरह सब में लिखो, ऑक्सीजन में लिखोगे 2s2 2p4 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, और इसमें लिखोगे 2s2 2p3। अब मैंने आपको एक रूल कहा था कि जो फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे
फील्ड या फुल फील्ड दिख रहा है? नाइट्रोजन दिख रहा है, देखो 2p ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का 2p, ठीक है, इसके लिए ये नाइट्रोजन के लिए। सो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। सो क्या वो करेक्ट है? नाइट्रोजन है 2s2 2p3 ऐसा लिखा है। अब दूसरा देख लेते हैं, पता चले वो करेक्ट है कि नहीं। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन में है 2s2 2p5। अब आउटर मोस्ट में 5 है, हाफ फील्ड नहीं है, वो हाफ फील्ड नहीं है, तो क्या उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होगा? नहीं, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा है। आप बोलोगे सर हाफ फील्ड तो नहीं है, ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अरे भाई हाफ फील्ड के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो देखना है। फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते, उसमें अट्रैक्शन नाइट्रोजन की कंपेयर में ज्यादा है। सो सिर्फ कोई एक रूल को पकड़ के नहीं बैठना है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो वो ज्यादा होना चाहिए, ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, क्यों? कि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी देखो, अरे गेटिंग इट। सो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाफ फील्ड फुल फील्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बनेगा? F-, फुल फील्ड हो जाएगा। तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, वो इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। फिर नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन। देखो ऐसे ली बे ओ का ना ओ फ नी का बल से ज्यादा होता है, राइट साइड है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो उसका अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए? ज्यादा। लेकिन वहां पे आपको देखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर उसमें दे दिया किसी को, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो हाफ फील्ड बन जाएगा, विच इज मोर इजी। अगर लेना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा फुल फील्ड बनने के लिए, देने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के प्लस बन जाएगा। तो नाइट्रोजन की कंपेयर में ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और कारण तो आपको पता है 2s2 कहाँ गया, 2s2 2p2, ठीक है, तो उसका तो Z इफेक्टिव भी कम है और वो हाफ फील्ड भी नहीं है, तो सबसे लास्ट में वो आएगा। सो ये ट्रेंड याद रखो, ये ट्रेंड हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं ना उसको ऐसे अरेंज करो। पोटेशियम कहाँ होता है? ली ना के, है ना, इस तरह से होता है। फिर मैग्नीशियम कहाँ होता है? सोडियम के बाद। एल्यूमिनियम कहाँ होता है? मैग्नीशियम के बाद, है ना। सो ये जो ट्रेंड है वो क्या है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो आपको ट्रेंड मिल गया, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम उससे कम, सोडियम उससे भी कम, और पोटेशियम सबसे कम। सो ये ट्रेंड हुआ। एल्यूमिनियम की राइट साइड है ना, तो राइट साइड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम, और लास्ट में पोटेशियम लोएस्ट पूछा है, तो सबसे कम एंथैल्पी, सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? पोटेशियम का। सो अब आपको इस तरह के एमसीक्यू पूछे तो आपको आने चाहिए। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुछ देना तो पड़ेगा। सो वो क्या देगा? एनर्जी देगा। सो डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस सेल ऑफ एटम। अब मैंने लिखा है रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। अब कब ऐसा होगा? कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है, जैसे नॉर्मल केसेस। सो वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है,
बट अगर हम ज़बरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो याद रखिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी रिलीज होगा। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, दे रिलीज एनर्जी व्हेन गेट इलेक्ट्रॉन। वो जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लेते हैं तब एनर्जी रिलीज करते हैं। सो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही सिंपल इक्वेशन से मैंने समझाया है कि कोई गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब एनर्जी रिलीज होगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, जिसको डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? सो जैसा हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा वो सारे फैक्टर यहाँ लिखने हैं। जैसे सबसे पहला है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, मतलब जो सीजियम है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एटम ले लो सीजियम, फ्रांसियम, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इजीली, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं। सो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब होता है अट्रैक्शन। सो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो विल इंक्रीज। अब इससे अपोजिट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ जो रिलेशन है वो क्या लिखोगे, इट इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर ये डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। सो कोई इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल के कंपेयर में हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा नहीं, उसी तरह फुल फील्ड ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। सो याद रखो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। एमसीक्यूज जब पूछते हैं तब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और इस हिसाब से आप आंसर्स दोगे। तो उससे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। सो जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा, उसमें से हम देखते हैं इन अ पीरियड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इन अ ग्रुप व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले देखो इन अ पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जनरली हम अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होना चाहिए इन अ पीरियड। जैसे लिथियम से अगर नियॉन की तरफ जाए या सोडियम से आयरन की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। हमने क्या कहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नियॉन और आर्गन नोबल गैसेस है तो सबसे राइट साइड है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि वो फुलफिल्ड है, सो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम भी फुलफिल्ड है, उसका जो एस ऑर्बिटल आउटर मोस्ट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सो फुलफिल्ड है। तो अगर वो फुलफिल्ड है बेरिलियम और मैग्नीशियम तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑलमोस्ट जीरो है। जबकि लिथियम और सोडियम जो है उसका हम एफिनिटी पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और कुछ ट्रेंड है जो आपको याद रखना है, वो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड इन अ पीरियड कैसा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है हैलोजेंस का। क्यों? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखो तो
7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके इजीली नोबल गैस जैसे बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन का है। उसके बाद ऑक्सीजन है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस जैसे बनेंगे। बट ऑक्सीजन और सल्फर के बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है। देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन के बाद कौन आया? कार्बन, कार्बन के बाद बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, फिर फॉस्फोरस है। अगर आप ट्रेंड देखो तो क्लोरीन से कम है सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद फॉस्फोरस आया। वो यहाँ पे होना चाहिए था बट नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। आउटर मोस्ट सेल 2p हाफ फिल्ड है, सो वो ज़्यादा स्टेबल है कार्बन और बोरॉन के कंपेयर में। तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कम अट्रैक्शन है। उसके बाद आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2, इसमें 3s2। सो s ऑर्बिटल फुल फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0। और लास्ट है नियॉन आर्गन, जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है 0। सो याद रखिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड देंगे। जो ऑर्डर यहाँ मैंने दिखाया है ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा? सो ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है, तो अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगा। बट ये जो ट्रेंड है इसमें भी कुछ गड़बड़ है। जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये ग्रुप में, लेकिन वो सेलेनियम के बाद आता है। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये जो ग्रुप है 16 ग्रुप, उसमें सल्फर का है। ऑक्सीजन तो थर्ड स्टेट पे चला गया। उसी तरह फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो क्लोरीन से कम है। देखो सबसे ज़्यादा हेलोजन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन आयोडीन ट्रेंड इज करेक्ट। सो ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्योंकि स्मॉल साइज है तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें रिपल्सन होगा। बट जब हम बात करें सल्फर और क्लोरीन की तो इसका साइज बड़ा है, वहाँ पे डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। सो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ रिपल्सन नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर और क्लोरीन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और कुछ दूसरे भी ट्रेंड है जो मैंने ग्रुप और पीरियड के कॉम्बिनेशन से बनाया है। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन का ट्रेंड आपको पता है, ये दोनों से भी कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का। उसका रीज़न क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड है। सो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर और ऑक्सीजन से भी कम है। सो ये एक ट्रेंड भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखो, सिलिकॉन और कार्बन की कंपेयर में भी वो कम है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड कार्बन आल्सो फॉस्फोरस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। सो ये ट्रेंड भी याद रखो। सो मैंने जितने भी यहाँ पे ट्रेंड दिखाए हैं वो आप लर्न करो। एक्सेप्शंस पे से ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसे प्रिपेयर करो और कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम करते हैं। तो एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर आपको ऐसा एमसीक्यू पूछा है तो आपको ट्रेंड याद रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगा? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जिसमें फुल फील्ड
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। कौन? नियॉन गैस। कोई भी नॉर्मल गैस अगर दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है, याद रखो ये। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? हेलोजन्स का होता है। हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन। अब बहुत सारे स्टूडेंट फ्लोरीन टिक करके आते हैं तो वो गलत है। क्यों? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। क्लोरीन के बाद आता है फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। इसका कम है, उसका रीजन है उसका स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सो याद रखो ये पॉइंट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है तो मतलब हुआ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो मेटल्स है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कम होता है, और नॉन मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल में राइट साइड उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ऐसा भी होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव आयन बनेंगे, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है वो पॉजिटिव आयन बनेंगे। बट अब आपको शायद एक कन्फ्यूज़न हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आपने कहा अट्रैक्शन, कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का तो मतलब ही है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है आइसोलेटेड एटम के लिए। मतलब मेरे पास एक एटम है क्लोरीन, तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्लोरीन आयन बनेगा, तब कितना एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी जो रिलीज होता है जिसको मेजर कर सकते हैं और उसका हमें यूनिट भी मिलेगा, हम जूल में, किलो जूल में, कैलोरी में मेजर कर सकते हैं। सो वो आइसोलेटेड एटम के लिए है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के लिए है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसे क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी बॉन्डेड एटम का कंपैरिजन है। एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं अलग अलग, तो कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम के लिए यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंस आप याद रखो। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मेजर कर सकते हैं, उस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम कोई यूनिट नहीं लिख सकते कि इसका वैल्यू इतना है। लेकिन एक पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको मेजर करने के लिए एक स्केल दिया। उसने कंपैरिजन किया कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसका है और सबसे कम अट्रैक्शन किसका है। तो सबसे ज़्यादा जिसका अट्रैक्शन था उसके लिए उसने स्केल दिया 4, जो है फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर किसी को है तो वो फ्लोरीन है। सब आपको शायद क्वेश्चन होगा तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है? मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिलीज होता है वो। अब इसको अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से एनर्जी कम रिलीज होता है, जबकि क्लोरीन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। तो याद रखिए ये दोनों है इक्वल, बट अगर आप टर्म वाइज देखो तो वो अलग है। बॉन्डेड एटम के बीच में अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, तो उसको एनर्जी रिलीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो याद रखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो डिक्रीज होगा। सो हम लिख सकते हैं
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम क्या है, देखो 1, 0.9, 0.8, मतलब टॉप टू बॉटम क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। सो ये ट्रेंड है, याद रखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आओगे तो इंक्रीज होगा एंड टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज होगा। देखो 4, 3.0, 2.8। सो ये याद रखो, पॉलिंग स्केल में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ये तो मैंने यहाँ से बता दिया आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर ऐसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी डिक्रीज होगा, इसलिए इनवर्सली रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, याद रखिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे से हमको परसेंटेज एस कैरेक्टर मिलता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब अगर किसी का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। एग्जांपल देखो, मैंने पहले दिखाया है हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में आप परसेंटेज एस कैरेक्टर गिनो तो इसमें तो 50-50% होंगे। इसमें s होगा 33 और p होगा 66, इसमें s होगा 25 और p होगा 75। तो s कैरेक्टर लिख दिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s कैरेक्टर से, तो जिसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर परसेंटेज s कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। और लास्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेशन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, एक एग्जांपल से देखो, Mn+2, Mn+4, Mn+7, तो इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, अब वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा पॉजिटिव वैल्यू में, उतना उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इंक्रीज होगा। सो ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? ये इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन -1, 0 और +1, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हुआ तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन +1 में ज्यादा स्टेबल नहीं है, -1 में ज्यादा स्टेबल है, उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है -2 में। तो O-2 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से वो लेने की कोशिश करेगा। तो याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम यूज कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला है बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। सो अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना चाहे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना उसका स्ट्रेंथ मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो ये जो ऑर्डर है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए है। मतलब H और F के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत छोटा है तो इजीली टूटता नहीं है, और H I के बीच में बॉन्ड बहुत बड़ा है तो इजीली
H प्लस इजीली रिलीज करेगा। सो अगर आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये रहेगा, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, मतलब H प्लस इजीली रिलीज करेगा। जबकि HF वीक एसिड है, वो इजीली H रिलीज नहीं करेगा। सो ये याद रखो। अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा तो भी आप ये ट्रेंड लिखोगे, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HF लिस्ट रिएक्टिव। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में जैसे ये ग्रुप में ही था और ये कौन सा ग्रुप लिया है मैंने, नाइट्रोजन का ग्रुप, तो उसमें हाइड्रोजन बना है। सो NH3, PH3, ASH3 ऐसे हाइड्राइड बने। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक में जब हाइड्राइड बनाए तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। सो अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, मतलब ये इजीली H प्लस रिलीज करेगा। सो जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये इजीली H प्लस रिलीज करेगा, जबकि ये H प्लस रिलीज नहीं करता, वो H प्लस अट्रैक्ट करता है। सो अमोनिया बेसिक है जबकि ASH3 कैसा है, एसिडिक है। सो ये ट्रेंड भी याद रखो, ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है। नेक्स्ट लेते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब कि जो बॉन्ड बनता है किसी भी एटम के बीच में वो आयनिक होगा या कोवैलेंट है। सो उसके लिए ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी दिया था, वो भी याद रखो। आयनिक कैरेक्टर का जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है, 60 × XA - XB। क्या होता है ये, XA मतलब जो A एटम और B एटम के बीच में बॉन्ड बना है, तो A एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA और B एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XB। सो उसका डिफरेंस 16 से मल्टीप्लाई करो और उसके डिफरेंस का स्क्वायर 3.5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, सो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिलेगा। अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अगर ये डिफरेंस 1.7 से कम है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर दोनों इक्वल हुए तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे मैं बात करूँ H2, O2, N2, ये सब में डिफरेंस कैसा होगा, नहीं होगा, जीरो। XA XB इक्वल होगा, सो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर कम डिफरेंस है तो कोवैलेंट होगा, लेकिन पोलर कोवैलेंट होगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से आपको नेचर ऑफ बॉन्ड पता चलना चाहिए। अब हम लेते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सोडियम को A नाम दिया है, उसका OH के साथ बॉन्ड है। अगर वो बॉन्ड टूटता है तो बेसिक है, सर ये तो हमें पता था, OH अगर निकलता है तो बेसिक है। बट OH कब टूटेगा, मेटल और OH के बीच का बॉन्ड कब टूटेगा, जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उससे ज़्यादा है। जैसे मैंने देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखे हैं और उसके बीच का डिफरेंस फाइंड किया, सो 2.6, दिस इज ग्रेटर देन 1.4। तो ये आयनिक बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। OH के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है और मेटल और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। सो आयनिक बॉन्ड पहले टूटेगा तो OH रिलीज हुआ, मतलब ये बेसिक है। अब एग्जांपल लेते हैं ClOH। इसमें Cl को मैंने A कहा तो उसका बॉन्ड OH के साथ है। अब यहाँ पे Cl और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है, तो ये वैल्यू कम हुआ ना। अब जब ये वैल्यू कम है, देखो 1.7 से कम है तो ज़्यादा कोवैलेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज मोर कोवैलेंट, दिस इज लेस कोवैलेंट। या तो कंपैरिजन करो तो ये कोवैलेंट और ये आयनिक, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा मेटल और ऑक्सीजन के बीच में। अब यहाँ नॉन मेटल है, सो नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। तो
तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। क्यों? क्योंकि वो लेस कोवेलेंट है, मतलब हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड है, सो आयोनिक बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड अभी नहीं टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटे तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, और अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो एसिडिक नेचर हुआ, समझो यार, हाइड्रोक्साइड का नेचर हुआ। अब देखते हैं ऑक्साइड का नेचर। सो मैं ऐसे डिटेल में नहीं समझा रहा। अब आप देख लो, अगर ऑक्साइड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 2.3 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा, मतलब यहाँ पे एक कौन होगा? मेटल। तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा होगा। अगर वो डिफरेंस 2.3 जितना है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा, और अगर वो डिफरेंस 2.3 से कम है तो समझ लो ए होगा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, और कुछ मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.3 होता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। सो उसका ट्रेंड है वो भी आप लर्न करो, आपको टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा। ये ऑक्साइड्स का ट्रेंड, हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड, एसिडिक बेसिक नेचर वाला, वो लर्न करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे निकाले हैं, सो आपको देखिए। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, है ना, उसमें से H+ इजीली रिलीज होगा। तो HF का बॉन्ड लेंथ तो बहुत छोटा होता है, इजीली H+ रिलीज नहीं करेगा। HCl थोड़ा बड़ा, HBr उससे भी बड़ा, और HI, इसमें I एटम बहुत बड़ा है ना, सो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा, सो इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इसका रीजन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, सो वो H इजीली रिलीज करेगा, ठीक है। सो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। Which of the following order is correct for acidic property? एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा ऑर्डर सही है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर आंसर ही नहीं टिक करते हैं, सोचते हैं माइनस मार्क्स आएंगे। दो आपके पास यहाँ पे क्लू है। पहला क्लू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अब आप सोचोगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है? भैया हाइड्रोजन तो सब में सेम है ना, तो चेंज क्या हुआ? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो ये लेफ्ट टू राइट है, देखो सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? बोलो, ये इजीली रिलीज करेगा कि नहीं? दूसरा आप ऐसा देखो, एक और प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो कि क्योंकि चार्ज भी आप देखो क्या हो रहा है, चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है, सो इसमें H इजीली रिलीज होगा। ये H इजीली नहीं रिलीज करेगा और ये भी नहीं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है मोस्ट कोवलेंट है, और चार्ज जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? आयोनिक। या ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज़्यादा है तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा, उसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक नेचर होगा। गेटिंग इट? सो याद रखो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर मतलब बी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड F आर 2.1 एंड 4.0। 2.1 और 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको ऐसा लिख दो XA XB। अब आपको क्या पूछा है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो आपको मैंने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए एक इक्वेशन दिया था, 16 × XA - XB प्लस क्या लिखोगे? 3.5 × XA - XB, फिर बोलो स्क्वायर। तो करो, इसमें आप वैल्यू रखो। XA - XB कितना होगा चेक करो, 2.1
और 4.0, सो डिफरेंस कितना आएगा 16 इंटू 2.9 होगा 1.9 सॉरी 1.9 प्लस 3.9 1.9 स्क्वायर। अब 1.9 का आप स्क्वायर करो और 3.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1.9 और 16 को मल्टीप्लाई करो और उसको प्लस करो, तो प्लस करके चेक करो क्या आएगा आंसर 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 स्क्वायर। सिंपल ही है ना, इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा 43। सो दिस इज योर आंसर। चेक करो। तो इसमें अगर आपको ऐसा पूछा तो कौन सा नेचर है, आयनिक या कोवैलेंट? सो 50 से कम है ना तो कोवैलेंट नेचर लिखोगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो आयनिक नेचर लिखो, याद रखो इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब फिर से देखो, इसमें सीजियम कॉमन है सब में, तो फ्लोरीन बहुत छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, फिर आएगा ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन। आपको क्या पूछा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। आंसर मिल गया। मेटल सब में कॉमन, तो नॉन मेटल में हेलोजन है, जो सबसे बड़ा हेलोजन होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, तो सीजियम आयोडाइड इज आंसर। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर किसका होगा? बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल में से कहाँ से उठा के रख दिए एलिमेंट, अब इसको कैसे कंपेयर करें? आप याद रखो, अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे है? कौन होता है यहाँ पे बोलो? सीजियम। एक ही एलिमेंट तो है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का। सो ये दो बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हो सकते हैं।